इनसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वालों को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं कंवल तनुज, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक उच्च अधिकारी जो फिलहाल निदेशक हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में, और साथ ही प्रबंध निदेशक हैं बिहार संवाद समिति के। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे आज के मेहमान एक विशिष्ट अधिकारी होने के साथ साथ जनता से अपने जुड़ाव के लिए भी जाने जाते हैं। खास तौर पर युवाओं को संबोधित इनकी बातें, इनके वीडियोस वो काफ़ी पसंद किया जाता है। तो कुछ अपने आरंभिक दिनों के बारे में बताएं। नमस्ते सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे अपने श्रोताओं के साथ जुड़ने का अवसर दिया। बचपन की अगर बात करें तो मेरा बचपन बहुत आम तरीके से गुजरा है। मेरे माँ बाप चूँकि सेवा में थे, सरकारी सेवा में, और बाहर पदस्थापित रहते थे, तो मैं आसपास के बच्चों के साथ, बहुत गरीब बच्चों की जो बस्ती थी, वहीं समय बिताता रहा। और कई साल, लगभग क्लास 6 तक मेरा ऐसे ही रहा। पढ़ाई में ध्यान देता था मैं, लेकिन ज़्यादातर समय उन बच्चों के साथ खेलता था। और मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रारंभिक वर्षों में जो संवेदनशीलता और जुड़ाव समाज के हर तबके के साथ हो गया, उसी ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को ढालने में मेरी मदद करी। और आज मैं मेरी जो भी भावनाएं, संवेदनाएं मैं महसूस कर पाता हूँ, वो बचपन के उन्हीं दिनों के कारण है। पढ़ाई तो नॉर्मल मैं छात्र था बचपन में। बेसिक पढ़ाई मैं करता था ताकि क्लास में एक लेवल मेरा बना रहे, लेकिन मुख्य रूप से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे हाँ ज़रूर ध्यान दिया, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग था और एक्सटेम्पोरे था, डिबेट्स थी, इस सब पे ध्यान दिया। और मैं सभी युवाओं को, सभी बच्चों को और सभी माता पिताओं को यही कहना चाहूँगा कि प्रारंभिक वर्षों में ये ज़रूर देख लें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है वो आपके बच्चों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उस उम्र में बच्चे की ग्रास्प करने की क्षमता बहुत होती है। आप कभी अगर ध्यान दें, कुछ आप उसको बोलें तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, जिसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। उस वक्त जो हम लोगों ने उसको जिस तरह से सींच दिया, वो आने वाले वर्षों में उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। पढ़ाई बेसिक बनी रहे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और बाद में क्लास 7 के बाद में फिर मैंने पूरी फुल टाइम स्टडीज़ पे, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। और दिमाग में था कि, बचपन में था कि माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है उस उम्र में कि लक्ष्य क्या होना है, नहीं होना है। बस क्लास में अच्छी पोजीशन आए, माँ बाप को टीचर्स अच्छे से बताएं बच्चे के बारे में, यही मन में रहता था। मेरे ख्याल से सभी बच्चों के मन में यही होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन के दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे विशेष रूप से ध्यान दें। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया अपने परिवेश के बारे में और उस परवरिश के बारे में भी, जिसके कारण आपके भीतर एक सहज और संवेदनशील इंसान बनने की क्षमता विकसित हुई। हम देख रहे हैं आपने अपने परिवार को काफ़ी गौरवान्वित किया है। क्या कभी कोई दबाव रहा कि किस तरह से आगे बढ़ो, या ये बिल्कुल आपका चुनाव था कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं? आपके लिए सफलता के मायने क्या हैं? हाँ, देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी। एक तो परिवार की तरफ से कोई दबाव रहा या नहीं, और दूसरा कि सफलता के मायने क्या हैं। तो देखिए, परिवार का दबाव बिल्कुल भी नहीं रहा, परिवार से मार्गदर्शन मिला, दबाव बिल्कुल भी नहीं रहा। इसके ठीक विपरीत परिवार ने हमेशा दबाव दूर करने का काम किया। अगर सामाजिक दबाव, या क्लास में कोई एक आदमी कुछ कर रहा है, कोई एक बच्चा आगे निकल गया है, तो उसका जो दबाव छात्र वर्ग अपने ऊपर ले लेता है, तो परिवार ने उसको दूर करने का प्रयास किया। तो मैं इस दृष्टिकोण से सौभाग्यशाली समझता हूँ। और प्रारंभिक वर्षों में छात्र अमूमन एक धारा में बहता है कि साइंस लेना है तो सब ले रहे हैं, तो वो साइंस ले रहे हैं। तो उसी तरह से अमूमन मेरा भी रहा। मैंने भी साइंस लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया। घर में पिताजी हमेशा कहते थे कि आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, समाज में कुछ बदलाव लाना है तो उस सिस्टम में जाना ज़रूरी है। लेकिन दबाव नहीं रहा, और यही कारण है कि उस वक्त नहीं, हाँ, कुछ जीवन में ऐसा हुआ कि तब निर्णय बहुत बाद में जाके लिया, ग्रेजुएशन के बाद में, कि हाँ अब आईएएस करना है। और जहाँ तक है सफलता की बात, तो अलका जी, मैं एक चीज़ सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, सफलता के मायने क्या हैं। कि देखिए, सफलता ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को हासिल कर लेने की परिभाषा हो जाए सफलता। सफलता वही है जो आपको संतुष्टि दे। एक पदाधिकारी भी अपने आप को सफल महसूस कर सकता है, टाटा और अंबानी भी अपने आप को सफल महसूस कर सकते हैं, और एक हद तक वो भी, उनको भी लगता है कि मैं सफल नहीं हो सका।
तो सफलता वही है जो आपको संतुष्टि दे। आप जिस काम में आपको अच्छा लग रहा है, जिस काम में आपको शाम को सोते हुए लग रहा है कि हाँ आपको पता ही नहीं चला सफ़र कैसे कट गया, तो मेरे हिसाब से सफलता वही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मायने सफलता जब मिल जाए तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सफल सागर की तरह होना चाहिए, कि कितनी भी नदियों का पानी उसमें आके मिल जाए लेकिन वो आधा इंच भी ऊपर नहीं होता है, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, वो वैसा ही बना रहता है, उसी लेवल पे रहता है, जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत रहेगा। तो कितनी भी सफलता मिल जाए, कभी भी किसी प्रकार का घमंड या प्राउड या उस तरह से भावना ना आने दें। यही सफलता के मैं समझता हूँ सच्चे मायने मेरी नज़र में। बहुत अच्छी बात आपने कही। सफलता का जो असली मतलब है वो शायद आंतरिक संतोष ही है, क्योंकि अगर संतोष नहीं रहेगा तो फिर हर सफलता बेमानी है। ऐशो आराम की चीज़ें हों, धन संपत्ति हो लाखों की, या बहुत ऊंचा पद हो, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आजकल की युवा पीढ़ी अनफॉर्चुनेटली एक अजीब द्वंद्व का शिकार है। उसे लगता है कि अगर समाज में पैसे वाले की पूछ हो रही है या उच्च पदस्थ व्यक्ति की पूछ हो रही है तो हमें जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो जीवन बेकार है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए शॉर्टकट या गलत रास्ते पर भी चल देते हैं। कुछ लोग हैं कि कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि क्या करें। कुछ अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखता। और शायद ये भी सही है कि द्वंद्व से ही विकास होता है, बगैर द्वंद्व के विकास होगा नहीं। आप क्या महसूस करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी कितनी सजग है और उसे किस तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत है? अलका जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं पूरी तरह इस बात को मानता हूँ कि द्वंद्व नहीं होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्वंद्व नहीं होगा तो जिस धारा में आपको जीवन बहा रहा है आप उसी धारा में बहते जाएंगे, अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या हुनर है, और ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। तो द्वंद्व होना भी आवश्यक है, क्योंकि द्वंद्व है तभी आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं इसीलिए इस जीवन में आया हूँ। तब आप अपने आप को खोजना शुरू करते हैं और खोजने के बाद ही आप तराश पाते हैं। तो द्वंद्व होना आवश्यक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि द्वंद्व के बाद अगर सही दिशा मिल जाए तो द्वंद्व सफलता में परिभाषित हो जाता है। और द्वंद्व अगर एक गोलाकार में ही बंद होकर रह जाए आपके शरीर में तो वो विस्फोट करा सकता है। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर द्वंद्व के बाद शॉर्टकट कर लिया या कन्फ्यूजन में ही रह गया और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया तो डिप्रेशन, अवसाद, सुसाइड वगैरह भी होती है। तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि द्वंद्व अगर आपके मन में है तो सबसे पहले तो आप अपना एनालिसिस एकांत में समय बिता के कीजिए कि आपका किस दिशा में मन है, आप जीवन में चाहते क्या है। सिर्फ पड़ोसी इस दिशा में जा रहा है या किसी और का सिलेक्शन हो गया नहीं, या आपके घर में सब सरकारी नौकर हैं तो आपको भी सरकारी नौकरी करनी है नहीं। आप अपने आप को पहचानिए और एक बार तय कर लीजिए, फिर उस रास्ते पे चलिए। लेकिन तय करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने तय करने के पीछे आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग है तो रास्ते में जो असफलताएं आएंगी उन असफलताओं से आप उस मोटिवेशन के आधार पर ही लड़ सकते हैं। अगर मैंने तय किया था कि नहीं, मुझे मान लीजिए आईएएस बनना है और मैं बीच में कुछ चीज़ें छोड़ के, उस वक्त कुछ नहीं था, सब कुछ स्टेज पे लगा कि मैंने तय किया नहीं मुझे बनना है, और मैंने कुछ चीज़ें दिमाग में रखी कि मैं बन जाऊंगा तो ये ऐसे होगा, ये होगा। जब कुछ असफलताएं मुझे मिली तो मुझे यही याद आता था कि मैंने शुरू क्यों किया था। अगर वो कारण मजबूत था तो वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े करेगा। तो अगर आपका कारण, जिसको हम लोग कहते हैं द वाई ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वो मजबूत है तो आप उस द्वंद्व को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी युवाओं को द्वंद्व है, समझ लीजिए कि आप आज के अर्जुन हैं। हाँ, आज के अर्जुन हैं। अगर आपको दिशा सही मिल गई तब तो आप महाभारत का रुख पलट पाएंगे। दिशा सही नहीं निकली तो संभवतः आप हार मान लेंगे। तो अपनी दिशा को चुनिए, किस लिए आप आए हैं, आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। अगर आपको लगता है आप आर्टिस्ट हैं तो उसमें आप टॉप होइए। जो भी करिए जिसमें आपका टैलेंट है उसमें आप अच्छे हो जाइए। और तभी मैंने कहा कि किसी एक क्षेत्र में सफल होना सफलता नहीं है, जो भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें उसमें एक मुकाम हासिल करें तो आप सफल कहलाएंगे। तो द्वंद्व बुरा नहीं है, सही दिशा और अपने ऊपर विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक राह जरूर मिलेगी। मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप खुद भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। और मैं देख रही थी कई लोगों ने लिखा भी है कि आपके टिप्स से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात तो कि आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये विचार आपको कैसे आया?
देखिए, पहला प्रश्न आपने जो पूछा कि मार्गदर्शन का क्या रोल है, तो इसमें देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क आप करते रहें। अगर मैं अगर सुबह दौड़ लगाने को कहूँ और जिस रास्ते आपको जाना है आप वहाँ नहीं बढ़ें, आप इधर उधर दौड़ लगाते रहें, शाम को आप थक के बैठ जाएंगे। तो कहने को रहेगा कि आपने दिन भर मेहनत की, जो कि बिल्कुल सही है, मेहनत आपने की, लेकिन सही दिशा में नहीं की। अब जिन लोगों को खुद दिशा लगता है कि मैं खोज सकता हूँ, तो उसमें ठीक है, लेकिन कई लोगों को जिनको खुद दिशा नहीं, रास्ता ही नहीं, मान ली मैं बाहर से आया हूँ और मुझे पटना के रास्ते नहीं मालूम है, तो मुझे किसी से मार्गदर्शन लेना होगा। मेहनत मुझे करनी है, चलना मुझे है, लेकिन मार्गदर्शन तो मुझे लेना होगा। तो इसलिए मार्गदर्शन किसी भी राह में हो, आपको प्राप्त करना चाहिए। उससे ना सिर्फ आपकी मेहनत सही दिशा में जाती है, बल्कि आप अपना पोटेंशियल सही में रियलाइज़ कर सकते हैं। दिन भर आप दौड़ते रहेंगे, आप कभी मेडल नहीं जीतेंगे, लेकिन सही तरीके से आप दौड़ेंगे, ओलंपिक ट्रैक पे दौड़ेंगे, तो मेडल आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं जब प्रशासनिक सेवा में आया तो वो तो एक अलग एक प्रकरण था, लेकिन अंदर से मुझे शिक्षा के प्रति बहुत प्रेम रहा है। और जब मैं सेवा में नहीं भी था तो भी मैं अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और जो मेरे कुछ मित्रगण थे, उनकी संस्थाएं थी, तो वहाँ जाके मैं क्लासेस लेता था। तो जो अंदर का शिक्षा के प्रति स्वाभाविक रुझान था, वही मुझे अंदर से झकझोरता रहता था। और जब मैं औरंगाबाद में पदस्थापित था तो वहाँ डिस्कस विद डीएम का एक कार्यक्रम शुरू किया और वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, हज़ारों बच्चों ने उसमें भाग लिया। तो बहुत अच्छी हम लोगों की चर्चाएं हुई, उसमें किसी का एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हो गया और कुछ लोग का इंजीनियरिंग में और कहीं आगे भी सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से बच्चे जो जुड़े तो वो अक्सर मैसेज करते थे, जुड़ना चाहते थे, आगे कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन संभव नहीं था। कोविड काल आ गया तो गैदरिंग संभव नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन फिर लेक्चर्स लेना शुरू किए। तो जो बच्चों के प्रश्न होते थे, जो उनके जैसा आपने कहा द्वंद्व होते थे, क्योंकि द्वंद्व में कभी कभी लड़का अकेला महसूस करता है। सिलेबस तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो युवा अवस्था में उसे असफलता की पीड़ा होती है, उसे लगता है मैं अकेला रह गया हूँ, पता नहीं मेरा भविष्य क्या हो, उस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ ऐसा 2-2 मिनट का, 3 मिनट का कुछ बना दूं कि उसको ये महसूस हो कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग सफल हुए हैं वो इसी रास्ते से, तुम सही रास्ते पे हो, इसी रास्ते से गुजर के आगे की मंजिल है, ताकि अकेले व्यक्ति को एक मनोबल मिल जाए और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इसलिए मैंने ये वीडियो क्लासेस शुरू किए और अब जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, तो इसको मैं और ज़्यादा फोकस्ड करूँगा कुछ विशेष करियर की दिशा में, जैसे यूपीएससी हो गया, कैट का एग्ज़ाम हो गया, तो इसको अब हम लोग उस दिशा में इसको बढ़ाएंगे। जी, कंवल तनुज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? क्या हमारे समाज में विकास की इतनी बातें होती हैं, लेकिन सरकारी विकास तभी हो सकता है जब सामाजिक विकास भी हो। इसमें युवाओं का क्या रोल हो सकता है? देखिए, समाज की इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको मैंने कहा कि जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है उसी को मेहनत करनी है। तो जितने भी लक्ष्य हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, तो जो भी लक्ष्य है वो समाज के उत्थान के लिए है, चाहे वो आर्थिक उत्थान हो, चाहे सामाजिक उत्थान हो। तो समाज का उत्थान होना है तो समाज को मेहनत करनी होगी। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रयास कर सकते हैं। समाज ने जिनको चुन के भेजा है हम लोगों के सिस्टम में, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरह से उनका प्रयास भी समाज का ही प्रयास का प्रतिबिंब है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट रूप से भी समाज को आगे आना ही होता है और समाज आ भी रहा है। आप देखें, अब इतने तरह के संवाद के माध्यम जुड़ चुके हैं। आप लोगों का तो है ही आकाशवाणी, जो फील्ड से इनपुट लेके सबको मैसेज करता है और संदेश देता है। साथ ही अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया में आप देखें तो सरकार के हर विभाग का ट्विटर अकाउंट है, हर विभाग का फेसबुक अकाउंट है, यानी और उन सब पे पब्लिक का फीडबैक आता है, अच्छा बुरा हर तरह का, एजुकेटेड अनएजुकेटेड फीडबैक, की गुस्से का फीडबैक या सोच समझ के दिया हुआ फीडबैक, हर तरह का फीडबैक आता है और हम लोगों की टीम उसको मॉनिटर करती है। तो समाज तो जाने अनजाने भाग ले ही रहा है नीतियों में, क्योंकि समाज को के ही हित के लिए डेमोक्रेसी है। और इसमें किस तरह से और इसको बढ़ाया जाए, समाज जो खासकर से बिहार में अभी जहाँ पे अभी भी गरीबी है दूर दराज के क्षेत्रों में, तो उनको जागरूक करने के लिए जो बुद्धिजीवी हैं उनको प्रयास करना होगा। किसी तरह एक इंटरफेस परमानेंट कायम करना होगा और सबको साथ में लेके चलना होगा। जी, बहुत सही बात आपने कही। ये जो सामाजिक मीडिया के टूल्स हैं
वो भी धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत गहरे असर कर रहे हैं। आप खुद पर्सनली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कितना सही मानते हैं, और आपको जब मनोरंजन के कुछ पल मिलते हैं या हॉबीज़ के लिए समय मिलता है, उसको आप कैसे बिताना चाहते हैं? अलका जी, इसमें मैं सभी युवाओं, खासकर से छात्र वर्ग को एक मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन जितना यूज़फुल है, उससे ज़्यादा उसके मुझे एक छात्र के लिए उसकी हानि ज़्यादा दिखती है। आजकल ऐसी आदत हो गई है कि लत लगने लगी है। लत सिर्फ नशे की नहीं, लत आजकल मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की भी हो गई है। सारे छात्र इससे सहमत होंगे कि हर 5 मिनट में कुछ पढ़ भी रहे हो लेकिन एक बार मोबाइल उठा के नोटिफिकेशन ज़रूर देखते हैं। ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ज़्यादातर सफल लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा एक छात्र के लिए उसके नुकसान हैं। तो आपको टाइम मैनेज करना होगा, अपने ऊपर डिसिप्लिन लाना होगा। सोशल मीडिया जितनी देर देखना है तय कर लीजिए, उस समय उतनी बार देखेंगे और बीच बीच में भटकिए नहीं, क्योंकि आपको डाइवर्ट भी करेगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि आपने पूछा कि मैं किस तरह से खाली समय में क्या करता हूँ। तो खाली समय तो बहुत कम मिलता है अभी, चूँकि जिस सेवा में हूँ, जी। लेकिन मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये 2 काम मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो सुबह मैं उठ के रोज़ अध्ययन करता हूँ और जिसमें मैं जो पढ़ाता हूँ करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पहले मैं खुद भी उसको एक बार बैठ के चिंतन करता हूँ और जो बड़े लोगों ने जो विचार रखे हैं उनको आत्मसात करते हुए और फिर मैं अपने हिसाब से उनको ढालता हूँ। इसके अलावा अध्यात्म में मेरा रुझान है, तो मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ और थोड़ा ज्योतिष में भी रुझान है, तो मैं सुबह इन 3 विषयों का अध्ययन करता हूँ। यही मेरी हॉबी है। और देर शाम को या कभी संडे को छुट्टी अगर मिली तो मैं पढ़ाने के लिए वीडियो कुछ शूट करता हूँ, कुछ टॉपिक्स चुन लेता हूँ जो प्रश्न आते हैं। तो इसी तरह से अलका जी जीवन मेरा अभी कट रहा है। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कभी जो वक्त खाली मिला, अपना मी टाइम जिसे कहते हैं, उसको आप कितने रचनात्मक तरीके से व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि कला में आपकी कितनी रुचि है? क्या गीत संगीत पसंद है? हाँ, अलका जी बिल्कुल। और गीत संगीत पसंद है और कभी अगर अच्छा संगीत कोई आता है वो बहुत छू जाता है तो उसको मैं ज़रूर सुनता हूँ। किशोर कुमार जी के गाने सुनता रहा हूँ पहले। अब थोड़ा सा मेरा रुझान, मैंने जैसे कि कहा कि अध्यात्म की ओर हो गया है, तो मैं कुछ अध्यात्म से संबंधित जो कुछ समझदार लोगों ने जो वचन दिए हैं उनके भी ऑडियो सुनता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अपने आप को समझने का भी मौका मिल जाए इस जीवन काल में। और बिल्कुल गीत संगीत, सब एक आम इंसान हूँ तो सबकी तरह कान में पड़ता है तो दिमाग तक जाता है, सुकून देता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, गीत संगीत बिल्कुल मैं सुनता हूँ। बिहार संवाद समिति से जुड़े हुए हैं, प्रबंध निदेशक हैं। संवाद की क्या भूमिका हो सकती है जीवन में, व्यक्ति के जीवन में और सामाजिक जीवन में? बचपन से लेके बड़े होने तक जो हम सुनते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ ज़मीन जायदाद के लिए, उन सब में भी कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति रहती है। तो संवाद आपके लिए क्या मायने रखता है? संवाद की ज़रूरत क्यों है को? अलका जी देखिए, संवाद में मैं एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि संवाद, लेकिन ईगो के बिना, अपने आत्म की मैं ही सब कुछ समझता हूँ या कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए बोले तो उसको हम लोग ईगो कहेंगे। तो संवाद से अगर ईगो हट जाएगा तो मैं समझता हूँ संवाद का से जो भी सृजन होगा बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि संवाद इंसानों में ही संभव है। जानवरों में संवाद की एक सीमा है। और तो हम लोग अगर इंसान के रूप में हम लोगों ने जन्म लिया है तो हम लोगों को लगातार इवॉल्व होना है, नई नई खोज करनी है, नए नए हम लोगों को आयाम हासिल करने हैं। और वो एक दूसरे की ऊर्जा, एक दूसरे की जो क्षमता है उसको मिला के ही हम लोगों को सकारात्मक सृजन करना होगा। और उसका एक ही समाधान है कि संवाद करें। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी संवाद के माध्यम से ही अपना ज्ञान एक दूसरे का बांटते हैं और तब एक बड़ी डिस्कवरी होती है। घर के लेवल पे देखें तो अगर कोई भी संबंधी हो, संवादहीनता से ही कन्फ्यूजन और उसी से सारी तरह के भ्रम पैदा होते हैं। और चाहे आप सरकारी स्तर पे संवाद ले लें, अगर सरकार का संवाद जनता के साथ नहीं होगा
तो वो भी एक अच्छा एक फैक्टर नहीं रहेगा, खासकर से हम लोगों के गणतंत्र में। और उसके लिए सरकार ने संवाद के कई माध्यम भी बनाए हैं। मित्रों के बीच में संवाद, किसी तरह का संवाद ले लीजिए, संवाद से ही सृजन है। पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ होता था, तब एक तर्क पे हम लोग पहुंचते थे। कौन हारा कौन जीता ये महत्वपूर्ण नहीं था, एक तर्क निकल के आया जिसने हम लोगों को अलग दिशा दिखाई, हार जीत किनारे हो गई। तो संवाद, ईगो को हटा के संवाद अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को सही दिशा, पूरी मानव जाति को संवाद दिखाने में क्षमता है। मेरे हिसाब से मैं संवाद को बहुत फ्रूटफुल मानता हूँ। ईगो हटा देंगे बस तब। जी। और बिहार संवाद समिति जो काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि उससे जनता को ज्ञान मिलेगा सरकारी नीतियों के बारे में, और नीतियों के निर्माण में सरकार को भी आसानी होगी? क्योंकि आप जब जनता की बात सुनेंगे तो उसका क्या दर्द है, उसकी क्या चाहत है, ये शायद हमारे नीति निर्माता बेहतर ढंग से जान पाएँ। हाँ अलका जी, देखिए, बिहार संवाद समिति का जो एक कार्य होगा वो ये होगा कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट की, यानी जो जनता की रुचि की बातें हैं, जो उनको जानना चाहिए, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। सरकार का चूँकि दायित्व है कि अगर वो चुन के आई है तो अपने जो उनके सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके हित में कार्य करे। तो उनके हित में क्या कार्य किए जा रहे हैं ये बिहार संवाद समिति उनको बताएगी। तो संवाद का पहला आयाम होगा कि हमने नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ अवगत कराया कि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में नागरिकों का क्या फीडबैक है वो, और क्या उसमें परिवर्तन चाहते हैं, ये उनसे प्राप्त किया जाएगा विभिन्न माध्यमों के जरिए, जिसमें एक सोशल मीडिया भी एक माध्यम होगा। और फिर उसको हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, और फिर जैसे पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उसमें विभिन्न फीडबैक के अतिरिक्त एक ये भी फीडबैक आएगा कि इसमें क्या चेंज करना है। तो संवाद समिति का दायित्व ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के साथ संवाद कायम करना और प्रॉपर फीडबैक और अपनी सूचना उनको देना कि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। जी। अभी हम सब कोरोना को झेल रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक कीमत हर सोसाइटी चुका रही है, सारे देश चुका रहे हैं। हमारे समाज में कोरोना काल में जो अवसाद की स्थिति हुई है, इस पर आपके क्या विचार हैं? किस तरह से हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसने कई तरह से प्रभावित किया पूरे समाज को। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने बहुत प्रयास किया, और हर तरह से जो हमारे श्रमिक बंधुगण आ रहे थे उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पूरा प्रयास किया। और मैं खुद चूँकि ज़िले में था जिलाधिकारी के रूप में, तो मैंने ये देखा कि बिहार सरकार कितना प्रयास कर रही है, और मैंने खुद भी उसमें योगदान दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसका व्यापक असर पड़ा है, ना सिर्फ श्रमिकों पे बल्कि छोटे व्यवसायियों पे, ये कह लीजिए कि हर वर्ग पे। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था, और उसने अपने गुरु से कहा कि एक ऐसा मंत्र दीजिए जिसे पढ़ के मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। तो उसके गुरु ने उसको जो मंत्र दिया, जब ये जंग हार के वन में भटकता था तब उसको खोल के देखता था, तब उसे उससे इंस्पिरेशन मिलती थी, और जब वो जंग जीत के दोबारा राजपाट भोगता था फिर उसको खोल के देखता था, और उसको समझ में आ जाता था कि अभी भी हमें बहुत गौरवान्वित नहीं होना। उस मंत्र में ये लिखा था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा, चाहे बुरा वक्त हो और चाहे अच्छा वक्त हो। ना बहुत परेशान होना है, संयम बना के रखना है बुरे वक्त में, और बहुत अच्छे वक्त में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे भी नहीं जाना है। तो मैं खुद भी ये मानता हूँ, और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी क्षति हुई है, व्यक्तिगत रूप से यही समझें कि ये वक्त भी बीतेगा। बड़े बड़े चैलेंजेस, चुनौतियाँ मानव जाति ने देखी हैं, और उससे सकुशल हम लोग बाहर निकले हैं। और जो क्षति हुई है, सरकार पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और सभी लोग अपना अपना नागरिक भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये समय बीतेगा और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। मनोबल बनाए रखना है, मनोबल बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है। बढ़िया संदेश आपने दिया। सितंबर के महीने में हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। क्या हिंदी प्रशासन की भाषा, सरकार की भाषा, या यूँ कहें कि आगे बढ़ने की भाषा बन सकी है? सबसे पहले तो हिंदी दिवस के चूँकि ये आने वाला है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदी के जैसी खूबसूरत भाषा गिनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर भावना के लिए शब्द है। यहाँ पे ता है तो था भी है, का है तो खा भी है। बहुत सी भाषाओं में इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। हर भावना के लिए एक शब्द है। यहाँ तुम है
आप भी है, सम्मान भी है, अपनापन है तुम में और आप में सम्मान है। अंग्रेजी भाषा में यू है। तो ये हम लोगों की खासियत है, हम लोगों का जो संस्कार है भारतवर्ष का, सम्मान देना, नमस्ते, आपके अंदर के ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ, ते आपका नमः, उसी ये सब हमारी हिंदी भाषा में समाहित है। और इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस भाषा के प्रति जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, जितना योगदान दे सकें इसको निखारने में, उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई हिंदी में जवाब दे या हिंदी में प्रश्न करे तो प्रयास करें उसका, छोटी छोटी चीज़ों से माहौल बनता है। सरकारी नोटिंग्स में भी मैं देखता हूँ कि अगर हिंदी का किया है तो हिंदी में ही जवाब उसका होता है। एक ज़माना था हमको बताया जाता था कि हिंदी में आया तो अंग्रेज़ी में सीनियर लिखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हर जगह पे अपना छोटा छोटा प्रयास हो रहा है। और आपके जैसे जो संस्थाएं हैं, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो जाए या जो हिंदी के प्रिंट मीडिया है, सब लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सब में भाषाओं को बड़ी सुंदरता से रखा जाता है। तो मैं यही प्रयास करूँगा, जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जितना हो सके उतना आप अपना योगदान देने का प्रयास करें और हिंदी भाषा सदियों तक अभी रहेगी। हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी सुनने वालों को, खासकर से जो युवा वर्ग के हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ देर अपने आप के साथ बिताओ और तय कर लो कि जीवन में करना क्या है। काम ऐसा करना कि काम करते करते पता ही नहीं चले कि कोई काम भी किया है, तभी सही रास्ते पे आप जा रहे होंगे। माँ बाप से सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जानने का प्रयास करें कि बच्चे का पोटेंशियल, उसकी संभाव्यता, उसके गुण, उसके हुनर किस में है, ना कि ये कि आपकी अगर कोई दबी हुई इच्छा थी तो आप उसको अपने बेटे में देखना चाहते हैं। इस ओर बिल्कुल भी मत जाइए, उसको निखरने दीजिए, अपनी चमक खुद फैलाने दीजिए। और बाकी सबसे कहना चाहूँगा कि कठिन परिस्थिति है कोरोना काल की, अपने स्वास्थ्य का सब लोग ध्यान रखें। और पुनः हिंदी दिवस के अवसर पे कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा को, अपनी माँ को की चिंता स्वयं करनी है, कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा। तो अपनी माँ की चिंता रखिए और उसको हम लोगों को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ बना के रखना है। जी, आकाशवाणी में आने के लिए और इतनी रोचक, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।